IC-814 हाईजैक वेब सीरीज लगातार चर्चा में है। जिस तरीके से आतंकियों के जो नाम है वो हिंदू नाम उसमें पेश किए गए, उसके बाद से लगातार ये वेब सीरीज चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके बाद नेटफ्लिक्स को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसको लेकर करनी पड़ी, लेकिन अब सवाल कुछ अजीब तरीके के उठने लगे हैं। अब सवाल ये उठा है कि क्या आतंकियों के निशाने पर उस वक्त बाला साहिब थे? इसका जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और अब चर्चा का विषय बनी IC-814 द कंधार हाईजैक सीरीज के बाद कंधार हाईजैक एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वहीं सीरीज में हाईजैकर्स के हिंदू नामों को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हुआ है। उस किडनैपिंग के पीड़ितों को लेकर यादों के फ्लैशबैक से लेकर प्लेन के भीतर की घटनाओं तक सब कुछ एक बार फिर दोहराया जा रहा है। लेकिन इस पूरी गुत्थी को मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने कैसे सुलझाया, ये अब तक आम लोगों के लिए अब भी अबूझा था, मगर अब इसकी परतें खुल रही हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त और मुंबई क्राइम ब्रांच के पूर्व प्रमुख डी शिवानंद महाराष्ट्र के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक DGP हैं। उनकी आगामी किताब ब्रह्मास्त्र के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश किया है कि हेमंत करकरे को मिले टिप ऑफ से पुलिस को होटल में करेंसी एक्सचेंज को लेकर शक शुबहा पैदा हुआ। गिरफ्तारियां की गई तो पूरा मामला खुल गया। डी शिवानंदन ने ही इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहिब ठाकरे निशाने पर थे, ये सवाल है। अब इसका जवाब आप सुनिए। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की छापेमारी में आतंकियों को जहां से गिरफ्तार किया गया, वहां से मातोश्री का नक्शा भी बरामद किया गया। मातोश्री दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहिब ठाकरे का निवास स्थान था और ये आज भी शिवसेना प्रमुख उद्धव बाला साहिब ठाकरे का निवास स्थान है। अपनी किताब में वो कहते हैं, बशीरबाग में छापेमारी इतनी सटीकता से की गई कि आतंकवादियों को प्रतिक्रिया करने का एक पल भी नहीं मिल पाया। पूरी टीम ने उन पर ऐसे हमला किया जैसे बाज अपने शिकार को पकड़ता है और कुछ ही समय में आतंकवादियों को काबू में करके गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकियों के कमरे से असलहा और बारूद भी मिला था। आर्टिकल में किताब के मुताबिक ये लिखा गया है कि जिस 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया उनकी पहचान रफीक मोहम्मद जिनकी उम्र 34 साल, अब्दुल लतीफ अदानी पटेल जिसकी उम्र 34 साल है, मुस्ताक अहमद आजमी, मोहम्मद आसिफ उर्फ बबलू 25 साल, गोपाल सिंह बहादुर मान उम्र 38 के रूप में गिरफ्तारी हुई। कमरे से 2 AK-56 असॉल्ट राइफल, 5 हैंड ग्रेनेड, एंटी टैंक TNT रॉकेट लॉन्चर, गोले और 3 डेटोनेटर और विस्फोटक और 6 पिस्तौल, गोला बारूद का विशाल भंडार और 1,72,000 रुपए नकद समेत हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा वहां से बरामद किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे आतंकवादियों ने मुंबई में एक बड़ा आतंकी हमला करने की योजना बनाई थी, एक बड़ी प्लानिंग चल रही थी। किताब में छपे हुए कुछ और अंश के मुताबिक आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से नई दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 30 मिनट बाद ही हाईजैक कर लिया गया था। अधिकारियों को अपहरण की जानकारी मिलते ही पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। उस दौरान मैं मुंबई पुलिस में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात था, वो कहते हैं, और मुंबई क्राइम ब्रांच का प्रमुख था। मुझे मेरे बॉस और मुंबई पुलिस कमिश्नर RH मेंडोका ने इस घटना के बारे में बताया और पूरी क्राइम ब्रांच को हाई अलर्ट पर रखने के लिए कहा। हम सभी लोग सांस रोककर घटनाओं पर नजर रख रहे थे। जब हेमंत करकरे ने घर पर पहुंचकर चौंका दिया था, यह भी एक वाकया निकलकर सामने आया। दरअसल अपहरण के अगले ही दिन क्रिसमस का दिन था, 25 दिसंबर। वो आगे कहते हैं कि मैं क्रॉफर्ड मार्केट में मुंबई पुलिस मुख्यालय में स्थित अपने कार्यालय में था और जब सुबह करीब 11 बजे एक अप्रत्याशित आगंतुक मेरे पास आया। ये महाराष्ट्र कैडर के IPS अधिकारी हेमंत करकरे ही थे, जो उस समय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के मुंबई कार्यालय में तैनात थे। मुझे तुरंत पता चला कि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। हेमंत करकरे ने मुझे बताया कि रॉ ने एक फ़ोन नंबर हासिल किया है जो मुंबई में है और पाकिस्तान में एक फ़ोन नंबर के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया और मैं तुरंत काम पर लग गया। किताब के हवाले से एक रिपोर्ट भी यहाँ पर निकलकर सामने आई है और रिपोर्ट का लब्बो-लबाब ये कहता है कि टीमें बनाने के बाद काम शुरू हुआ और एक टीम को मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के पास भेजा गया ताकि वो कॉलर की डिटेल, कॉल लॉग वगैरह सब कुछ दे सके। दूसरी टीम ने मोबाइल नंबर को 24 घंटे सर्विलांस पर रखा और ये पता चला कि नंबर का इस्तेमाल जुहू और मलाड के बीच किया जा रहा था, क्योंकि यहीं से मोबाइल टावर के जो सिग्नल थे वो भेजे जा रहे थे। जानकारी ये भी थी, लेकिन खास तौर पर जो मददगार साबित नहीं हुई, क्योंकि मुंबई जैसे भीड़भाड़ वाले महानगर में लाखों लोग जुहू और मलाड के बीच रहते हैं।
1999 में तकनीक की भी अपनी लिमिटेशन थी। पहले 3 दिनों में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और अधिकारी निराश होने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत सरकार समय गंवा रही थी। एकमात्र जानकारी यही थी कि जो टीम फोन पर बात सुन रही थी वो कॉल के पीछे एक मवेशियों की आवाजें भी सुन पा रही थी। मस्जिद के पास स्थित ऐसी हर जगह की जांच की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बस एक फोन कॉल और सारा सुराग यहां पर हाथ लग गया। कैसे, अब आप समझिए। 28 दिसंबर 1999 को शाम 6 बजे के आसपास उम्मीद की किरण जगी। निगरानी टीम को अपने सिस्टम पर अलर्ट मिला कि फोन एक्टिव हैं। आगे वो कहते हैं कि हमने तुरंत कॉल सुनना और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये कहानी वो खुद बता रहे हैं। मुंबई के रहने वाले कॉलर ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर को फोन करके ये बताया कि उनके पास नकदी खत्म हो रही है और उसे तत्काल पैसे की जरूरत है। दूसरी तरफ से कॉल करने वाले ने उसे 30 मिनट तक इंतजार करने को कहा। वो व्यवस्था करके वापस कॉल करेगा और मुझे पता था, वो आगे कहते हैं, कि हमें ब्रेक मिल गया। मैंने रिकॉर्डिंग रूम में सभी को हाई अलर्ट पर रहने को कहा और अगले फोन कॉल के हर शब्द को रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया। अगली कॉल 45 मिनट बाद आई। कॉलर था पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी। किताब के हवाले से रिपोर्ट ये कहती है कि कॉल करने वाला जो व्यक्ति था वो एक आतंकवादी था। पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद का वो आतंकवादी था और उसने मुंबई में मौजूद व्यक्ति से उसका ठिकाना पूछा तो पता चला कि मुंबई के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के उपनगर जोगेश्वरी पूर्व में वो कहीं पर है। जैश के आतंकवादी ने मुंबई में अपने साथी को बताया कि उन्होंने 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है, जिसे हवाला के जरिए भेजा जाएगा। रात करीब 10 बजे दक्षिण मुंबई के मोहम्मद अली रोड स्थित शालीमार होटल में नीले रंग की जीन्स और धारीदार शर्ट पहने एक व्यक्ति होटल में उससे मिलेगा और पैसे देगा। 6 टीमें इस सूचना पर लगाई गई। सूचना सही थी और नीली जीन्स और धारीदार शर्ट पहना वाला जो व्यक्ति था, जिसपे लगातार शक यहां पर निकलकर सामने आ रहा था, वो व्यक्ति वहां पर पहुंचा भी। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि उन्हें पैसे लेने वाले व्यक्ति का पीछा करना है। जब वो शख्स टैक्सी से निकल गया तो ये भी पीछे गए और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से लेकर जोगेश्वरी में उसके उतरने तक उसका पीछा किया गया। ऑटो रिक्शा से वो जोगेश्वरी पश्चिम के बशीरबाग इलाके में पहुंचा, जहां टीम ने छापा मारा। तो इस तरह से इस पूरी घटना को यहां पर अंजाम दिया गया था और जो मैप वहां से हासिल हुआ था उसमें मातोश्री का नक्शा था जो आतंकवादी ने तैयार किया था। उसके अलावा वहां पर बहुत सारे गोला बारूद और हथियार भी हासिल हुए थे और इसी से ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो हाईजैकर्स हैं, जो आतंकवादी हैं, क्या उनका जो मकसद है वो बाला साहिब तक भी पहुंचना था, क्योंकि वहां से जो नक्शा हाथ लगा था वो मातोश्री का ही था और मातोश्री वही जगह है जहां पर बाला साहिब रहते थे। बाला साहिब ठाकरे वहां पर निवास करते थे और आज भी उनके बेटे उद्धव ठाकरे वहां पर निवास करते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा।